अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी के बारे में पढ़ा था। आज हम सेक्शन 22 से लेकर 33 तक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले सेक्शन 22 में है मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें हर एक कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी आती है। कॉर्पोरियल का मतलब है मटेरियल प्रॉपर्टी या फिर हम कहें टैंजिबल प्रॉपर्टी। हाउएवर, इसके दो एक्सेप्शंस हैं, एक तो लैंड और दूसरा थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड, या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि परमानेंटली उस लैंड से अटैच्ड हो। इसके बाद सेक्शन 23 में आता है रॉन्गफुल गेन। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति यदि अनलॉफुल तरीके से किसी प्रॉपर्टी के थ्रू कोई फायदा कमाता है जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है, तो उसको हम रॉन्गफुल गेन कहते हैं। इसी का उल्टा है रॉन्गफुल लॉस, जिसमें व्यक्ति जिस चीज के लिए एंटाइटल्ड होता है उसको वो व्यक्ति खो देता है बाय अनलॉफुल मीन्स। तो इन दोनों ही डेफिनेशन में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। एक तो अनलॉफुल गेन, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा पर्सन और चौथा लीगली एंटाइटल्ड। एलिमेंट्स के ऊपर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद सेम सेक्शन में गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली की डेफिनेशन दी हुई है, और इसके हिसाब से यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को रॉन्गफुली एक्वायर करता है या फिर उसको रॉन्गफुली रिटेन कर लेता है, मतलब कि उसने रॉन्गफुली एक्वायर तो नहीं किया, किसी और ने रॉन्गफुली एक्वायर करके उसको दे दिया, और उस व्यक्ति ने अगर उस सामान को अपने पास ही रखा हुआ है तो उसको भी हम रिटेन्स रॉन्गफुली में काउंट करेंगे। इसी का उल्टा लूज रॉन्गफुली में अगर किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से बाहर रखा गया है या फिर उसको डिप्राइव किया गया है, तो दोनों ही कंडीशंस लूजिंग रॉन्गफुली में आएंगी। इसके बाद सेक्शन 24 में है डिसऑनेस्टली। यदि कोई व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसकी वजह से दूसरे लोगों को या तो रॉन्गफुल गेन हो और या फिर रॉन्गफुल लॉस हो, और ऐसा करना उस व्यक्ति का इंटेंशन भी था, मतलब कि व्यक्ति ने जो कार्य किया है वो डिसऑनेस्ट इंटेंट के साथ किया है, तो उसको हम डिसऑनेस्टली कहेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के इंटेंशन एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन कॉज करने की है और एक व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस कॉज करने की है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इस पूरे फ्रेज में वो व्यक्ति खुद को काउंट कर सकता है। इसके ऊपर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कृष्ण कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1959। इसमें इस सेक्शन की कंडीशंस को डिफाइन किया गया था और कहा गया था कि रॉन्गफुल गेन में रॉन्गफुल रिटेंशन आ जाएगा और रॉन्गफुल लॉस में बीइंग केप्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी दोनों ही आएगा। मतलब कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव कंडीशंस की बात नहीं करी गई है, बल्कि इंक्लूसिव कंडीशंस की बात की गई है। ऐसे केस में दोनों का होना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक का होना जरूरी है। फिर सेक्शन 25 में आता है फ्रॉडुलेंटली। अब देखिए, इस केस में आपकी डिफ्रॉड करने की इंटेंशन होनी चाहिए। डिफ्रॉड मतलब है चीटिंग या फिर डिसेप्शन, या हिंदी में कहें तो धोखा देना। मतलब आप अगर कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिसके पीछे आपका इंटेंशन डिफ्रॉड करने का था, तो ऐसे एक्ट के लिए हम लोग कहेंगे कि ये एक्ट फ्रॉडुलेंटली किया गया है। इसके ऊपर एक केस आया था एस दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1966। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि इंटेंट टू डिफ्रॉड और इंटेंट टू डिसीव एक ही नहीं है, बल्कि डिफ्रॉड करने में आपका एक्शन होना जरूरी है और ऐसा एक्शन किसी डिसएडवांटेज कंडीशन में रिजल्ट करता हो। दूसरी तरफ डिसेप्शन में जिस व्यक्ति को डिसीव किया गया है, ही वुड हैव अवॉइडेड द सिचुएशन। मतलब डिसीव करना एक प्रोसेस है और डिसीव करने की वजह से व्यक्ति डिफ्रॉड होता है या फिर नहीं, वो विक्टिम के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कि क्या उसने उस फ्रॉडुलेंट व्यक्ति के साथ कोई ट्रांजैक्शन करने से पहले ड्यू केयर एंड कॉशन लिया था या फिर नहीं। फिर सेक्शन 26 में आता है रीजन टू बिलीव। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के पास सफिशिएंट कॉज होना चाहिए फॉर बिलीविंग इन अ थिंग। मान लीजिए ए बी के घर जाता है। अब ए जब बी के घर पहुंचा तो उसके कपड़े पूरी तरीके से भीगे हुए थे। ऐसे केस में बी के पास रीजन टू बिलीव था कि बाहर बारिश हो रही है, क्योंकि ए बाहर से आ रहा है और उसके कपड़े पूरी तरीके से भीगे हुए हैं। फिर सेक्शन 27 में आता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। मतलब कि ऐसे केस में जहां पर आपकी वाइफ के पास, आपके क्लर्क के पास या फिर आपके सर्वेंट के पास कोई प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी आपके ही पोजीशन में थी।
बिकॉज एक तरीके से ये तीनों लोग आपके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब इसमें आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को टेम्परेरीली आपने सर्वेंट या क्लर्क की तरह अपॉइंट किया है तो वो व्यक्ति भी इस सेक्शन से कवर होगा। मतलब कि टेम्पररी एम्प्लॉय और परमानेंट एम्प्लॉय के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। फिर सेक्शन 28 में आता है काउंटरफीट। अब इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को दूसरी चीज की तरह रिसेंबल कराने की कोशिश करता है विद द एम ऑफ प्रैक्टिसिंग डिसेप्शन, या फिर उसको पता हो कि उसके कार्य की वजह से डिसेप्शन होगा, तो उसके कंडक्ट को हम काउंटरफीट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो इमिटेशन है यानी कि जो आपने कॉपी की है उसका एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपने 100 रुपए के नोट की एक कलर्ड फोटोकॉपी कराई और उसको इस तरीके से कट किया कि वो करेंसी की तरह ही दिखे, बट आपका जो पेपर है उसकी थिकनेस ओरिजिनल से ज्यादा है। ऐसे में जो इमिटेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एक्ट को काउंटरफीटिंग के अंदर काउंट किया जाएगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन 2 में एक प्रिजम्पशन दिया गया है। मान लीजिए आपने एक चीज की काउंटरफीट की फॉर रिसेंबलिंग इट विद अनदर थिंग, ताकि आप किसी व्यक्ति को डिसीव कर सकें। ऐसे में यह प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपकी इंटेंशन रिसेंबलेंस दिखा के डिसेप्शन प्रैक्टिस करने की थी। इसका मतलब यह है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो काउंटरफीटिंग की थी वो किसी व्यक्ति को डिसीव करने के लिए नहीं बनाई गई थी। अब काउंटरफीटेड करेंसी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपने एक कलर्ड फोटोकॉपी कराया 100 रुपए की नोट का और उसको आपने अपने प्रोजेक्ट फाइल में लगा दिया। ऐसे केस में आपका इंटेंशन किसी को भी डिसीव करना नहीं था, बल्कि आपका इंटेंशन ये था कि आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से अच्छा बना सकें फॉर अचीविंग गुड मार्क्स। अब मान लीजिए कि आपके इस एक्ट के लिए आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो 100 रुपए की नोट की फोटोकॉपी आपने कराई थी ये अपने प्रोजेक्ट में लगाने के लिए कराई थी, ना कि किसी को डिसीव करने के लिए। कुल मिला के ये समझिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसे केसेस में अक्यूज्ड का होता है। फिर सेक्शन 29 में बात की गई है डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें आपने कोई चीज एक्सप्रेस करने की कोशिश की है बाय वे ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, और ऐसे सब्सटेंस को एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट को बनाने का मकसद ही एविडेंस की तरह यूज करने का था। फॉर एग्जाम्पल विल। अब विल का मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉपर्टी राइट्स के एविडेंस की तरह यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कौन से लेटर्स या फिर फिगर्स इस्तेमाल किए गए हैं, या फिर किस सब्सटेंस पे ऐसे डॉक्यूमेंट को बनाया गया है। ये सब चीजें इममटीरियल हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट को एविडेंस की तरह यूज किया जाएगा या फिर नहीं, ये भी यहाँ पर इममटीरियल होगा। अब इस सेक्शन में कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं और ध्यान रखिए कि इलस्ट्रेशंस भी डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला इलस्ट्रेशन दिया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को बताता है जिसका ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के एविडेंस के तौर पर ऐसे डॉक्यूमेंट को यूज करना है, तो ऐसा कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा चेक भी एक डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी को भी हम लोग डॉक्यूमेंट में शामिल करते हैं। अब हर एक इलस्ट्रेशन में इस चीज को देखते चलिएगा कि डॉक्यूमेंट किस चीज का एविडेंस है। फॉर एग्जाम्पल चेक ये पेमेंट का एविडेंस है, जबकि पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति की अथॉरिटी का एविडेंस है। इसके अलावा यदि कोई मैप या फिर प्लान यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस, तो वो भी डॉक्यूमेंट होगा। साथ ही साथ अगर कोई ऐसी राइटिंग है जिसमें डायरेक्शंस या फिर इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट होगा। अब देखिए जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया तो आईपीसी में भी अमेंडमेंट किया गया इन द ईयर 2000 और सेक्शन 29A को इंसर्ट किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन दी हुई है, और इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वही मीनिंग होगी जो कि सेक्शन 21 के क्लॉज टी में दी गई है। इसके बाद सेक्शन 30 में है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की लीगल राइट्स में चेंजेस आते हैं, या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट को भी रखा जा सकता है जो किसी व्यक्ति की लीगल लायबिलिटी के बारे में बताते हैं। कुल मिलाके ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स या फिर लीगल लायबिलिटी को डिफाइन करता हो, उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं।
अब यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया गया है कि ए ने अपना नाम एक बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे लिखा। बिल ऑफ एक्सचेंज चेक की तरह ही एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कुछ केसेस में चेक के पीछे भी आप अपना नाम लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर ए ने किया। अब ए के बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिखने की वजह से जो बिल पे ए का राइट था वो ट्रांसफर हो गया टू एनी पर्सन जो कि उस बिल का लॉफुल होल्डर होगा। अब देखिए, ऐसे केस में जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होगा, बल्कि जो ए ने अपना नाम लिखा है पीछे और उस बिल को एंडोर्स किया है बाय गिविंग इट एन अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफर, तो ए के उस साइन को या फिर उसके नाम को हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानेंगे। अब देखिए, इसी में एक केस आ जाता है श्रीनिवास पंडित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1980। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एडमिशन लेने के लिए किसी व्यक्ति ने अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स फॉर्ज किए हैं, यानी कि नकली डिग्रीज के बल पे उसने एडमिशन लिया है इन दी कॉलेज, तो ऐसे फॉर्ज सर्टिफिकेट्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होंगे। जब हमने वैल्यूएबल सिक्योरिटी पढ़ा था तो हमने दो टर्म्स पढ़े थे, लीगल राइट और लीगल लायबिलिटी। अब जब किसी व्यक्ति ने अपने सर्टिफिकेट को ही फॉर्ज कर लिया तो वो इलीगल हो गया। ऐसे में उस व्यक्ति को ना ही कोई लीगल राइट्स मिल रही हैं और ना ही उसकी कोई लीगल लायबिलिटीज डिफाइन हो रही हैं। इसी वजह से ऐसा फॉर्ज सर्टिफिकेट वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होगा। फिर सेक्शन 31 में आता है विल। विल में कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट आ जाता है। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट वो होता है जो किसी पर्सन की प्रॉपर्टी के विषय में बताता है कि उसकी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा आफ्टर हिज डेथ। इसीलिए कुछ कुछ केसेस में किसी व्यक्ति के लेटर को भी विल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इट इज अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। अगर व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले इस लेटर को लिखा है जिसमें इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। अब देखिए, क्रिमिनल लॉ में दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, एक्ट और ओमिशन। एक्ट में वो सारे कार्य आते हैं जो आपने किए हों, मतलब कि आपने इनिशिएटिव लेकर जो कंडक्ट किया है उसी को हम एक्ट कहेंगे। दूसरी तरफ अगर आपने इनिशिएटिव लेकर किसी कार्य को करने से मना कर दिया है तो उसको हम ओमिशन कहेंगे। सेक्शन 32 में दिया गया है कि आईपीसी में जहां पर भी एक्ट डन फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है, इट वुड इंक्लूड इलीगल ओमिशंस ऑल्सो। यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इलीगल ओमिशन के बारे में बात हो रही है, ना कि इमोरल ओमिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है और उसके लिए लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं विच मेक सच डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी इलीगल, तो ऐसे केस में जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ओमिशन किया गया है वो एक्ट होगा। दूसरी तरफ जैसे निर्भया वाले केस में जब उस कपल को अक्यूज्ड रोड के किनारे छोड़ के चले गए थे तो बहुत सारी गाड़ियां उधर से गुजरी, बट किसी ने भी रोक के उनकी स्थिति पूछने की कोशिश नहीं की। ये पब्लिक का मॉरल ओमिशन है। अगर कल को इस पे कोई लॉ बन जाता है कि विक्टिम को देखकर भी आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तब हम इसको इलीगल ओमिशन में काउंट कर सकते हैं, बट तब तक के लिए ये मॉरल ओमिशन ही रहेगा। अब सेक्शन 33 में एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि जहां पर भी एक्ट लिखा गया है उसका मतलब सीरीज ऑफ एक्ट्स भी होगा, और जहां पर भी ओमिशन लिखा हुआ है वहां पर सीरीज ऑफ ओमिशंस भी होगा। इसके बाद दो अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं, इनको आप अपने पीडीएफ में देख लीजिएगा।